हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने संविधान में और डीपीएसपी में दी गई जो शब्दावली है उसके ऊपर हमने चर्चा की और उसका जो डीप मीनिंग है खासकर यूपीएससी के स्तर को देखते हुए उसे लेकर के हमने उसकी जो डीप नॉलेज होनी चाहिए एक यूपीएससी अभ्यर्थी को वो हमने देखा और उस पर हमने अच्छे से अभ्यास किया। अब हम पहुंच गए हैं प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है अगर आपने प्रस्तावना समझ लिया तो अब आपको संविधान को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और प्रस्तावना को हमने एक अच्छे से आपको समझाया है कि जो भी प्रस्तावना के अंदर दिए गए शब्द हैं उनका मीनिंग क्या है। अब मैं एक बार आपको संविधान की जो प्रस्तावना है उसे मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ और आप मुझे बताना कि आप जो मैं शुरू में जो मैंने आपको बताया था पढ़ करके उस टाइम और आज आपकी समझ में अंतर है या नहीं, क्योंकि ये वही विद्यार्थी समझ पाएंगे जो लगातार मेरे साथ में अपनी तैयारी को लेकर के चल रहे हैं, बाकायदा नोट्स बना रहे हैं। नोट्स भी वैसे ही बना रहे हैं जैसे मैंने उनसे बोला है कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम बिल्कुल आपको लेकर के आपकी जो आप बता रहे हैं उसे लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल भी हम उससे नहीं हटे हुए हैं और पूरी तैयारी हमारी आपके ही अनुसार चल रही है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देखना कि क्या वास्तव में अब और पहले में आपकी जो समझ है उसमें कुछ अंतर है। हमारी जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। हमने इस पर चर्चा की थी कि जो भारत का जो संविधान है उसकी वास्तव में जो ताकत है, जो उसकी शक्ति है वो कहां से आती है, तो हम भारत के लोग। हमने बताया था, याद है आपको कि पूरा प्रश्न लिख करके बताया था कि संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, तो वो हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि प्रभुत्व शब्द मैंने बता दिया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इस पर हमारा लेक्चर आ चुका है। हमने इसका एक जो गहराई से मीनिंग है वो समझा। विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, क्या हमने इस पर बात की है? विचार की स्वतंत्रता हमने बात कर ली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमने इस पर बात की है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमने इस पर बात की है। प्रतिष्ठा का आज मायने क्या है और अवसर की जो समता है उसके क्या मायने हैं प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो व्यक्ति की गरिमा क्या है ये प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा, और राष्ट्र की जब हम एकता की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन सी बात आती है? जब हम व्यक्ति की गरिमा की जब बात करते हैं और राष्ट्र की एकता की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए? और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अखंडता का मायना क्या है? ये क्या वास्तव में इमोशनल है या फिर ये वास्तव में एक भूगोलिक कंसेप्ट है जो राष्ट्र की अखंडता है? ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए लास्ट वाले लेक्चर में यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि बंधुता का मतलब क्या है, फ्रेटर्निटी होती क्या है, और अगर हम फ्रेटर्निटी को समझना चाहते हैं तो आपको जाकर के वो लेक्चर देखना पड़ेगा, यानी कि छोटा सा लेक्चर है उसे आप जरूर देख लें। ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 संत 2000 विक्रमी, ठीक है, को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। क्या करते हैं? बोलो एक बार मेरे साथ, अंगीकृत मतलब है आप अब इसे अपने क्या एक हाथ, अपना एक दिल, अपना एक गुर्दा, इसे सब है समझेंगे आप। यानी कि आज आपका जो संविधान है आपका दिल है। अगर आपसे कोई कहे कि आपके दिल में कौन रहता है तो आप ये मत कहना कि मतलब XYZ रहती है, कहना कि संविधान रहता है। क्योंकि संविधान में क्या लिखा है? आपने लिखा है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। अगर वो कहते हैं कि हम संविधान सभा को अंगीकृत करते हैं यानी कि एक अंग की तरह लेकर के चलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप घर से जाते हो और एक अंग को घर भूल जाते हो, नहीं। जब भी आप बाहर निकलेंगे, जब भी आप कुछ करेंगे, आपका अंग संग है, इसलिए अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अधिनियमित मतलब है अब हम इसको लागू करते हैं और अधिनियमित करने के बाद में आत्मर्पित कर लेंगे कि अपनी आत्मा में उतार लेंगे। हम इसे हनुमान चालीसा की तरह याद कर लेंगे, हम उसे एकदम पढ़ेंगे और जो भी है, ऐसा नहीं है कि संविधान में कुछ भी लिखा हम कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, हम जो भी करेंगे
वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, जो भी करेंगे संविधान के द्वारा, संविधान में बताए गए जो भी नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, उनके अनुसार करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस संविधान को आपने अंगीकृत किया है, इससे बात कभी मत भूलना, और अधिनियमित किया है और आत्मर्पित किया। ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इनका मायना मैंने कई बार बताया। अब आप मुझे बताना कि पहले जब ये संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ते थे और आज जब मैंने आपको पढ़ करके बताई, कितना आप पे डिफरेंस आया है इसे लेकर के और समझ में। अब हम बात करते हैं कि जितने शब्द है वो हमने समझ लिया, प्रस्तावना को हमने समझ लिया, लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वो संविधान बाद में जोड़ी गई थी, जानते हैं इस बात को आप, संविधान की प्रस्तावना बाद में जोड़ी गई, और संविधान की प्रस्तावना में ये भी सवाल उठे कि वास्तव में क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है। और दूसरा प्रश्न उठा कि अगर हम संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, तो इसमें हम अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम संशोधन कैसे कर सकते हैं। तो दो प्रश्न जो है सामने आते हैं संविधान की प्रस्तावना से जुड़े मुद्दे, और इस मुद्दे में पहला मुद्दा क्या है, क्या प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो यहां पे आप लिखें आप, प्रियम्बल इज द पार्ट of the constitution और नॉट, ठीक है। और जो दूसरा मुद्दा है वो निकल के आता है कि अमेंडमेंट एबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। समझ गए आप इसे, यानी कि दो मुद्दे निकल करके सामने आते हैं कि वास्तव में संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं है, और इसमें हम अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे आप लोग होंगे आपके दिमाग में, हाँ सर हमें पता है ये तो संविधान का अंग है, लेकिन क्या वास्तव में पेपर में आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ हमें पता है ये संविधान का अंग है, और दूसरा क्या इसमें अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अमेंडमेंट हुए हैं। तो अगर एमसीक्यू में आता है तो आप लगा देंगे इसे इजीली, लेकिन अगर लिखने के लिए आता है, अगर कहीं पर पेपर में इस तरीके से प्रश्न आपको फॉर्म किया जाता है, तब आप कैसे लिखेंगे, उसे बताने का तरीका क्या है, कहने का तरीका क्या है। एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसके सोचने का जो तरीका होता है वो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं आगे होना चाहिए। अगर ये है तो आप पढ़े लिखे, ऐसा तो है नहीं कि भाई डिग्री लेकर के आप जेब में घूम रहे हैं और आपके माथे पर लिख दिया गया कि आप पढ़े लिखे, नहीं। आपके बात करने का जो तरीका है, आपके इस चीज को सोचने का जो तरीका है, एक सामान्य इंसान से एक कदम आगे आप सोच सकते हैं। ये आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या है, प्रमाण है। समझ गए, कहते हैं ना कि जो सच्चाई है वो जो सच्चाई है वो छुपती नहीं है। तो आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है ये आपके डॉक्यूमेंट्स को ही नहीं देखेगा, आपकी योग्यता जो है आपके साथ रहती है। समझ गए। तो हम इसे देखेंगे, पहला पार्ट आप देखेंगे, पहला आप लिखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। पहला वाला जो प्रश्न है इसे देखेंगे आप कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है या नहीं। देखते हैं। अब आप इसे देखेंगे, इसके अंदर दो वाद निकल करके आते हैं, यानी कि दो केस आते हैं। पहला केस है बेरुवारी का केस जो 1960 में आया, और दूसरा केस है केशवानंद भारती का केस। तो दो केस इसमें ऐसे निकल के सामने आते हैं। तो पहला केस है, यानी कि दो केस निकल के सामने आते हैं। पहला केस है हमारा बेरुवारी मामला, जो कि 1960 में आया, और दूसरा जो केस है वो है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आता है। 1973, ठीक है। इन्हें आप देखेंगे। अगर आपको कहीं बताना हो कि ये जो संविधान का प्रस्तावनांग है या नहीं है, ये डिबेट कैसे निकल के आती है, तो पहली बार जब बेरुवारी मामला आया था, बेरुवारी केस क्या है मैं आगे अभी आपको लिखाऊंगा। तो बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रस्तावना है वो एकमात्र कुंजी है। कुंजी मतलब जानते हैं ना, कुंजी कुंजी मतलब है आंसर की, जो आप बोलते हैं ना ये कुंजी है। कुंजी क्या दिखाती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप जाते हैं और कुंजी को देखते हैं कि मेरा आंसर सही आया या गलत आया। समझिए, तो ये कुंजी है। जब भी कोई वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देगा, अगर कोई कानून बनेगा, तो उसका आर्टिकल आप जानते होंगे, आर्टिकल 13 में
यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संविधान, जो भी कानून सरकार बनाती है उसको जांचने और परखने का अधिकार है। अब वो जांचेगी परखेगी कैसे? वो देखेगी कुंजी। कुंजी क्या है? संविधान की प्रस्तावना। तो ये इस प्रस्तावना की स्पिरिट को लेकर के चलता है कानून या नहीं चलता, या अगेंस्ट है इसकी स्पिरिट के। अगर अगेंस्ट है तो नल एंड वॉइड कर देगी, यानी कि उसको खत्म कर देगी कानून को। और दूसरा तो एक और है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीका से धीरे धीरे से अपना एक घेरा तय कर लिया है। और अगर वो ना तो संविधान में था ना कोई वो कानून है, लेकिन वो है बेसिक स्ट्रक्चर में जो केशवानंद भारती के समय से निकल के आया। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा वो जो है इमरजेंसी के बाद में निकल के आया है कि इमरजेंसी जब लगाई गई थी तो किस तरीका से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कार्य नहीं कर पाया। और उसके बाद में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं उन्होंने धीरे धीरे से एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लेकर के आए हैं। अब वो कहीं संविधान का भाग नहीं है ना कोई वो कानून है, लेकिन जुडिशरी जो होती है वो एनजेसी आप देखेंगे, है ना, नेशनल जुडिशरी जो कमीशन बिल आकर के जो सरकार आई थी उसको नुल एंड वॉइड घोषित किया था, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर ही किया था। और मैं आपको बता दूंगा वो उसमें कौन कौन से ऐसे लिखे हुए हैं और वो आगे बढ़ता ही जाएगा। जैसा आर्टिकल 21 के अंदर बढ़ता चला गया ना, उसी तरीका से जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं कि कुछ लिख दिया और सब वो अंत हो गया, नहीं, वो धीरे 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 बढ़ता चले जाएंगे। उसमें और भी जो मुद्दे हैं वो जुड़ते चले जाएंगे कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनके खिलाफ अगर कोई भी कानून सरकार लेकर के आती है या इनकी स्पिरिट उसमें नहीं है तो हम उसको नल एंड वॉइड कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा बेरुबारी केस में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान की कुंजी है, ना कि संविधान का अंग है। ध्यान रखना ऐसा क्या बोला उसने, लिखना ऐसा मेरे साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, कुंजी है, ठीक है, लेकिन संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। अगर यहां तक समझ में आ गया ये आपको एग्जाम्पल देने के काम आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 73 में, यानी कि 60 में ये आया तो इसके 13 साल बाद केशवानंद भारती का मामला आता है, ठीक है। और केशवानंद भारती के मामले में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, अब आप इसे लिखेंगे। अब आप लिखेंगे 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या कहा? कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब अंग है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, कुछ आदर्श दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ ऐसे आदर्श दिए गए हैं जब कानून बनता है तो उनकी जो व्याख्या है इसके आधार पर हमें करनी है। इसकी स्पिरिट जो मैंने आपको बताया है, प्रियम्बल की स्पिरिट जो है वो लेकर के आते हैं। प्रियम्बल की डिबेट देखते हैं कि क्या इसका मुद्दा क्या था, ठीक है, इसे लेकर के वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में आप देखेंगे तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट भी फॉलो करता है अपने जो कानून हमारी पार्लियामेंट बनाती है उनको चेक करने में। जो हमारी प्रियम्बल है वो महती भूमिका निभाती है। तो जब हमें संविधान की व्याख्या करने की जरूरत पड़ती है, लिखेंगे आप इसमें क्या बोला उन्होंने केशवानंद भारती केस में। एक तो ये बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और दूसरा बोला कि जब हमें संविधान की व्याख्या करने की जरूरत पड़ती है, लिखें आप इसे, जब हमें संविधान की व्याख्या करने की जरूरत पड़ती है तो हम प्रस्तावना हम प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों के आधार पर ही संविधान की व्याख्या करते हैं। तो हम प्रस्तावना में जरूरत पड़ती है तो हम प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों के आधार पर ही संविधान की व्याख्या करते हैं। आप समझ गए संविधान की जो प्रस्तावना है वो कितनी महत्वपूर्ण है।
यानी कि जब भी कोई संविधान की हमें व्याख्या करनी होती है तो हम किस तरीका से करते हैं? संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम व्याख्या करते हैं प्रस्तावना की स्पिरिट को देख करके कि वास्तव में ये जो कानून है वो जो प्रियम्बल है उसकी स्पिरिट को लेकर के चलता है या नहीं, या उसकी लाइन अलग है। ठीक है, अब आप लिख लें बेरुबारी केस क्या था। अब आप लिखेंगे बेरुबारी केस क्या था। ये था 1960। और जो बेरुबारी केस था, आप जानते हैं कि सर मैकडोनाल्ड द्वारा, यानी कि सर रेडक्लिफ के द्वारा जब भारत का विभाजन किया गया था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई थी वो सर रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी। अब सर रेडक्लिफ के द्वारा जब लाइन खींची गई थी तो उन्हें इसकी जो भूगोल की जो नॉलेज जो थी वो नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधी सीधी लाइन खींच दी इस तरीका से। अब मानो अगर आप सीधी लाइन खींचोगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे गांव हो, कुछ ऐसे गांव हो या फिर कुछ ऐसी जगह हो कि जो भारत के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, कल्चरली। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसमें यह था कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है जिनमें मुस्लिम ज्यादा है, जो एरिया मुस्लिम के हैं, वो किसमें जाने चाहिए? पाकिस्तान में जाने चाहिए। और फिर जो जिसमें कम मुस्लिम है, यानी कि जहां हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो कहाँ आना चाहिए? हिंदुस्तान का हिस्सा होना। अगर आप ऐसा लाइन खींच देंगे तो आपको क्या पता चलेगा किधर पॉपुलेशन ज्यादा है? अगर आप पहले आप अध्ययन करें, भाई डेमोग्राफी का आप अध्ययन करें, ज्योग्राफी का आप अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पॉपुलेशन किधर ज्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसे इस तरीका से खींचेंगे, कहीं इधर है तो बचा देंगे, इधर है तो इस तरीका से आप उसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन आप देखेंगे। तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचनी चाहिए थी, लेकिन वो सीधी सीधी लाइन खींच करके उन्होंने इसका काम कर दिया। अब हो ये गया कि कुछ जो मुस्लिम बहुल एरिया थे वो भारत की ओर रह गए, और कुछ हिंदू बहुल एरिया थे वो पूर्वी पाकिस्तान की ओर चले गए। पूर्वी पाकिस्तान जब मैं कह रहा हूं, क्योंकि 1960 में पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश था। 1971 में ही आपको जानते हैं पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो बेरुबारी एरिया है, जलपाईगुड़ी है ना, जलपाईगुड़ी के पास में एक बेरुबारी एरिया है। वहां पे कुछ ऐसे गांव थे जो हिंदू बहुल थे, जो पाकिस्तान में थे। कुछ ऐसे गांव थे जो कि मुस्लिम बहुल थे, जो हिंदुस्तान में थे। तो उन्हें देने की बात आई। जब उन्हें देने की बात आई तो बात आती है कि वास्तव में ये हम दें कैसे? समझ रहे ना, क्योंकि भारत में शक्ति किसके हाथ में है? भारत के लोगों के हाथ में। तो ये जो हम दे में कैसे, यानी कि अगर हमें ये जो एरिया है उनसे लेना है और इसका कुछ एरिया उनको देना है, पाकिस्तान को देना है, तो ये दिए कैसे जाने चाहिए, यानी कि अमेंडमेंट कैसे होने चाहिए? तो ये अमेंडमेंट के ऊपर है कि भाई ये हम 368 के तहत अमेंडमेंट करें, ठीक है, या आर्टिकल 3 के तहत करें। ठीक है ना, यानी कि आर्टिकल 3 के तहत करें या आर्टिकल 368 के तहत करके ये वापस हमें करने चाहिए, इसको सेटल कैसे करें? तो इसे लेकर के वो गए थे, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि शक्ति आपको लोगों से मिलती है। तो आप अगर उसे हटा देंगे तो फिर आप इसे इजीली क्या कर पाएंगे? सेटल डाउन कर पाएंगे इस मामले को। ठीक है, तब आप इसे लिख लेंगे, इस मामले को लिख लेंगे, क्या ये मामला है? बेरुबारी केस। ठीक है, बेरुबारी केस। और इसमें आप पॉइंट डाल करके लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, आप लिखेंगे पहला पॉइंट, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में यह एक थाना है बेरुबारी। एक थाने का नाम है बेरुबारी। कहां पे है? जलपाईगुड़ी। एक थाना है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे, यह पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका था। यह पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका था। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, रेड क्लिफ की यह गलती थी। रेड क्लिफ की यह गलती थी। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया क्या गलती थी, उसने जो सीधी सीधी लाइन खींच दी थी उसे पता ही नहीं था। रेड क्लिफ की यह गलती थी। ठीक है, आगे लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, पाकिस्तान ने 1952 में बेरुबारी संघ का मुद्दा उठाया,
क्योंकि यह एक मुस्लिम बहुल इलाका था। ठीक है, पाकिस्तान ने 1952 में यह मुद्दा उठाया। और मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि यह एक मुस्लिम बहुल इलाका था, क्योंकि यह एक ठीक है, इसीलिए उसने मुद्दा उठाया, क्योंकि ये मानता है कि जिस आधार पर बंटवारा हुआ तो उस पर हमें, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन पर हमारा ही क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इस आधार पर। और इसे लेकर के नेहरू नू समझौता, ठीक है, उनके राष्ट्रपति नू और नेहरू समझौता 1958 में हुआ। ठीक है, इसका जो बंटवारा है नेहरू नू 1958 में। ठीक है, और इस क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ये कार्य हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें यही मुद्दा लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट गए थे कि वास्तव में हम भारत के जो क्षेत्र है उन्हें दूसरे देश को कैसे दे सकते हैं, क्या प्रक्रिया उसकी होनी चाहिए, और संविधान में अगर संशोधन होना चाहिए तो अनुच्छेद 3 के तहत होना चाहिए, यानी कि सामान्य बहुमत से होना चाहिए, या फिर अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी अड़चने इसमें थी कि जो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य और संप्रभुता की जो बात है, इससे लेकर के भी एक समस्या थी कि लोकतांत्रिक है यानी कि लोगों का शासन है, तो क्या वास्तव में लोगों से इसके लिए मैंने आपको पीछे 3 शब्द बताए थे, रेफरेंडम, प्लेबिसिट और राइट टू रिकॉल। तो इसमें कौन सा होता? रेफरेंडम होता। तो क्या वास्तव में हम रेफरेंडम करा लें लोगों के द्वारा और पूछें उनसे कि भाई क्या करना चाहिए, है ना? इस तरीका से बहुत सारी बातें उसमें आई थी। आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि जनता का जो सवाल था वो भारत अपने क्षेत्र को दूसरे देश को कैसे दे सकता है। ठीक है, तो ये सवाल था, इसे लेकर के गए थे। ठीक है, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। समस्या क्या थी? समस्या क्या थी, किसे, इसी को लेकर के बेरुबारी जो एरिया है जो हमें देना था, इसे लेकर के समस्या क्या थी? पहला था कि जनता का सवाल था क्या सवाल था कि भारत अपने क्षेत्र को दूसरे देश को कैसे दे सकता है, यानी कि किस तरीका से जो हमें संशोधन करने चाहिए। ठीक है, कैसे दे सकता है, दे सकता है। तो फिर इसमें आया कि भाई ठीक है, सरकार दे सकती है। कौन? सरकार ऐसा कर सकती है। किसके बिहाफ पर? लोगों के बिहाफ पर, क्योंकि आपने सरकार को चुन लिया है और सरकार ने फिर आपके आधार पर ही, आपके मत अनुसार ही क्या लेना है, निर्णय लेना है। तो सरकार कर सकती है। लेकिन फिर बात आती है कि भाई सरकार कैसे कर सकती है, यानी कि दो तरीका से संविधान संशोधन हो सकता है। एक तो आर्टिकल 3 के अनुसार, यानी कि सामान्य तरीका से आप कर दें इसे, या फिर आर्टिकल 368 के अनुसार, यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा आप इसे कराएं। ठीक है, क्या इसमें वास्तव में संविधान संशोधन लगेगा, इसे लेकर के गए थे वो। ठीक है, और जैसे कि आपको बताया कि मैंने कि भाई समस्या तो ये भी आ रही थी क्योंकि संविधान के अंदर जो लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, संप्रभुता, ठीक है, तो क्योंकि संप्रभुता किसमें है? लोगों में है, आप जानते हैं इसे। संप्रभुता लोगों में है और लोगों से इसका पूछना पड़ेगा। तो इसे, ये सारी कुछ समस्याएं थी जिन्हें लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार हमारी। और किस तरीका से मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो परामर्श थे, इसे लेकर के वो एक बार मैं आपको और यहाँ पर लिखाई देता हूं। अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिखें आप एक बार। देखना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था वहां पर, तो मैंने बता दिया, इतना बताया मैंने वहां पे आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी समस्याओं को लेकर के क्या कहा उसे आप देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्या था, लिखना यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्या था?
पहला लिखेंगे आप, पहला पॉइंट लिखें आप। पहला था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और सरकार सरकार को कोई शक्ति यह नहीं देती। पहला क्या है कि प्रस्तावना, पहला उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, नहीं है, और दूसरा बोला कि ये किसी भी तरीका की शक्ति सरकार को नहीं देता। समझ रहे हैं इस बात को, समझो आप। यानी कि प्रस्तावना जो है वो एक क्या है, कुंजी है। कुंजी किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए और सरकार के लिए। सरकार भी जब कानून बनाए तो ये देखे कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या कहती है इसके लिए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट जब चेक करेगा इस कानून की वैलिडिटी, तो वो भी इसी तरीका से चेक करेगा कि वास्तव में ये जो प्रस्तावना की जो स्पिरिट है उसे लेकर के या उसे ध्यान में रख करके कानून बनाया गया है, नहीं। लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है वो सरकार को किसी भी तरीका की कोई शक्ति नहीं देती, यह ध्यान रखना। ये पॉइंट आपको पेपर में रखा मिलेगा, इस पर प्रश्न आया है, ठीक है। यह मतलब प्रस्तावना सरकार को कोई शक्ति नहीं देती। समझ गए आप ये वाली बात। यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है सरकार को कोई भी तरीका की शक्ति वो नहीं देती, ये बात ध्यान रखना, पेपर में रखा हुआ आपको मिलने वाला है पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, दूसरा क्या बोला उन्होंने, अनुच्छेद 3 जमीन को किसी दूसरे देश को देने के लिए नहीं है। संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो अपनी जमीन किसी दूसरे देश को देने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ये भी बोला आर्टिकल 3 समझ गए आप ये वाली बात। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उससे ये शक्ति तुम्हें नहीं मिलती कि आप अपने देश की जो जमीन है वो किसी और देश को दे दें। समझ गए आप। और तीसरा क्या बोला उन्होंने कि समझौते को लागू करना तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके किया जा सकता है। तीसरा क्या बोला उन्होंने, समझौता जो भी आप किसी देश के साथ करते हैं, किससे लेकर के, जमीन से लेकर के, ठीक है, जो हम अपनी जमीन देना है तो उसको लेकर के अगर समझौता को लागू करना है, और कौन सा समझौता हुआ था, नेहरू नून समझौता, ठीक है, लागू करना है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके किया जा सकता है। समझ गए आप ये वाली बात। यानी कि उन्होंने कहा कि ये 368 के तहत ही संशोधन माना जाएगा। बोलो। और इसी आधार पर 9वां संविधान संशोधन हम लेकर के आए थे 1960 में, ठीक है। इसको यानी कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, और हमें ये जो बैरूबारी मामला है ये सुलटाना है, इसे सोल्व करने के लिए हम लेकर के आए 9वां संविधान संशोधन। क्या लेकर के आए, 9वां संविधान संशोधन। या आप इसे ऐसे लिख लें, हमने परेशानी लिख ली, समस्या लिख ली, समाधान कैसे निकला इसका हेडिंग आप डालेंगे, यहां पर डालना है इसका डालेंगे आप, और यहां पर लिखेंगे इसका समाधान कैसे निकला है। इस मामले का समाधान कैसे निकला, फिर इसका समाधान निकला, पहला पॉइंट आप लिखेंगे 9वां संविधान संशोधन लेकर के आई सरकार। क्या लेकर के आई, 9वां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन लेकर के आई, ठीक है। इसे लगाने के लिए कब लेकर आई 9वां संविधान संशोधन, 1960 में, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप 1969 में, 1969 में, क्योंकि देखो बहुत सारा विवाद है भारत के अंदर
बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब देश बना था तो उस टाइम पे देश इतना समृद्ध था नहीं कि वो अपनी जो टेरिटरी है उस पर पूरी तरीका से वो उसी टाइम कब्जा कर लेता, नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे मामले रह गए थे, क्योंकि जो रेड क्लिफ के जैसे जो लोग थे जो सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर गए थे, उनकी वजह से कि भाई बार बार संविधान संशोधन, और वो भी 368 के तहत। आप जानते हैं 368 के तहत, नहीं जानते तो मैं कराने वाला हूं। 368 के जो तहत संशोधन होता है वो थोड़ा टिपिकल, थोड़ा नहीं टिपिकली होता है ना। तो ऐसे मामले बार बार आएंगे और इन्हें कैसे सुलझाएं, फिर बार बार हमें 368 के तहत, और 368 के तहत अगर संशोधन आपको करना है तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, कब कहा ऐसा, 1969 में, 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप ऐसे विवादों को, सीमा विवादों को निपटाना चाहते हैं तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लिखा है इसे भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट ने सीमा विवादों के निपटारे के लिए संविधान संशोधन आवश्यक नहीं माना। नहीं माना। यहां तक बात समझ में आ गया आपको कि भाई इतने सारे संविधान संशोधन नहीं हो सकते, और वो भी 368 के तहत, बहुत टिपिकल है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने इसको कर दिया। इसी के तहत आप देखेंगे कि 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत सरकार लेकर के आई। क्या किया, उनको निपटारा किया उनका, ठीक है। और इसे भी आप लिख लेंगे, तीसरा पॉइंट आप लिख लेंगे, 100वां संविधान संशोधन, ये मोदी सरकार लेकर के आई 2015 में, और भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता, ठीक है। ये समझौता भी निपटाया गया। यहां तक आप बताइए, आपको समझ में आ गया ये पूरा विवाद कि संविधान में हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लेकर के जो पहला विवाद था वो आपको समझ में आ गया कि संविधान का अंग है या नहीं है, और कौन से ऐसे मामले हैं जो हमने संविधान की जो संशोधन है प्रस्तावना माना और फिर नहीं माना, और माना तो उनके द्वारा सीमा विवाद जो होते हैं उन्हें कैसे निपटाया जाए, कौन से ऐसे मामले हैं, ये मैंने आपको सारा बता दिया। यहां तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो लिख दीजिए यस, ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ, लिख दीजिए यस। और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या था कि क्या वास्तव में प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न क्या था इसे लेकर के, वो भी लिख लीजिए आप। दूसरा प्रश्न था हमारा, क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न था कि संविधान की जो प्रस्तावना है क्या उसमें संशोधन कर सकते हैं? अब इसे लेकर के आप देखेंगे कि एक मामला आता है, केशवानंद भारती का जो मामला है, जो मैंने आपको बताया, केशवानंद भारती का मामला है, इसे आप लिखेंगे, एक इसमें पॉइंट है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है क्या बोला था, वो तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अंग है, ठीक है। और इसी के साथ में उन्होंने अपना जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचे का जो कंसेप्ट है वो लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो अंग है, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, लिहाजा आपको मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं करना है। क्या बोला, पहला क्या बोला था उन्होंने, बोलिए? प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। दूसरा,
प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये भी मैंने आपको बताया। और तीसरा ये काट सकते हैं, लेकिन क्या नहीं करना, मौलिक ढांचा जो है, मौलिक यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक ढांचा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये तीन बातें उन्होंने बोला, ठीक है, कि संविधान जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके द्वारा ही यह स्पष्ट हुआ जब पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। यानी कि प्रस्तावना में संशोधन कौन लेकर के आई थी? इंदिरा गांधी लेकर के आई थी, याद है आपको, इमरजेंसी के दौरान ही प्रस्तावना में संशोधन आया था, ठीक है। दूसरे बी पॉइंट में आप यहां पर देखेंगे, पहले संविधान संशोधन द्वारा या पहले प्रस्तावना में संशोधन द्वारा क्या जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द है? पहला शब्द है ये, एक है समाजवाद, दूसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष, तीसरा शब्द है अखंडता। तीसरा शब्द है अखंडता। तो पंथनिरपेक्ष याद रखना, मैंने ये आपको बता दिया है पंथनिरपेक्ष क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है समाजवाद भी क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है, अखंडता क्या है, ठीक है। ये शब्द हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि प्रस्तावना में 18 दिसंबर 1976 को, तीसरा पॉइंट भी लिख लेंगे क्योंकि ये तो आपको सिद्ध करना ही है। प्रस्तावना में 18 दिसंबर को 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये भी बात हो गया कि भाई हाँ, संविधान में संशोधन कर सकते हैं और 3 शब्द जोड़े गए हैं। अब हम ये देखेंगे यहां तक हम करने के बाद में कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना जोड़ी क्यों गई, प्रस्तावना का वास्तव में महत्व। वैसे तो मैंने आपको अभी बता भी दिया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी एक दर्पण का कार्य करती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए भी एक मार्गदर्शक का कार्य करती है, और सरकार के लिए भी मार्गदर्शक का कार्य करती है। तो ये तो महत्व है ही, लेकिन आप लिख लें इसे, क्योंकि लिखा हुआ ही चलेगा, लिखतम चलती है बक्तम नहीं चलती है, तो कहावत आपने सुनी होगी। तो जो लिख जाएगा वही चलने वाला है, मैं क्या कह दूंगा आपको वो पेपर तक जाएगा नहीं, इसलिए आप लिख लीजिए प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व, पहला पॉइंट आप लिखेंगे आप, शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है, शासन प्रणाली को शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है। कैसे करती है? जैसा कि आपको पता है, प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न गणतंत्र, ठीक है। तो संप्रभुत्व संपन्न गणतंत्र, तो आपको पता चल गया कि शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए हमारी, तो एक तो ये होगा। दूसरा, शासन के सिद्धांतों को प्रकट करती है, शासन के सिद्धांतों को प्रकट करती है कि किस तरीका का भारत में शासन होना चाहिए, उसको भी ये स्पष्ट करती है। राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण लिखना, तीसरा पॉइंट, राजनीतिक
नैतिक दृष्टि से शासनकर्ताओं को दायित्व का बोध कराती है। ठीक है, तो राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से शासनकर्ताओं को जो उनके दायित्व हैं उनका भी बोध कराती है। आप पूरी सब प्रस्तावना अपने सामने रख लें और बार बार पढ़ें, तो ये जितने भी मैं बता रहा हूं वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लिखेंगे आप, फोर्थ पॉइंट इसका, संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। क्या है? संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार है अगर कानून बनाती है तो वो भी ध्यान रखेगी कि हमें संविधान की जो प्रस्तावना है उससे की स्पिरिट का ध्यान रखना है, और जब सुप्रीम कोर्ट कानून का और संविधान की व्याख्या करेगा तो भी उसको ध्यान रखना है कि ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी स्पिरिट के साथ मेल खाती है या नहीं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि और संविधान की विशेषता क्या है? संविधान का एक निचोड़ है, आप इसे कह सकते हैं कुंजी, है ना। संविधान का निचोड़ और संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप जो मैंने आपको बताया कि संविधान की प्रस्तावना को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं संविधान समझ में आ जाएगा, संविधान की स्पिरिट क्या है। ये वही पॉइंट है कि संविधान का निचोड़ है ये, और संविधान की जो है संक्षिप्त रूप है ये। अगर संविधान की प्रस्तावना, इसीलिए हमने देखा कि कम से कम 4 से 5 लेक्चर इस पर आ गए होंगे संविधान की प्रस्तावना पर, इसीलिए आए हैं क्योंकि अब संविधान आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए ये बात? अब हम देखेंगे जो एक प्रश्न और उठकर आता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। एक प्रश्न जो आता है वो भी आप देख लें कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। समझ गए आप इसे? क्या वास्तव में ये आत्मा है, क्या वास्तव में जान है क्या संविधान की पूरी? तो हम इसे देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि आप पेपर में यह है कि संविधान की आत्मा है और आप इसे लिख करके छोड़ दें कि हाँ आत्मा है, या ये लिख करके छोड़ दें नहीं आत्मा नहीं है, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो आपको कुछ पॉइंट बताने होंगे, तो वो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वन बाई वन करके लिखेंगे आप। ठीक है, लिखें आप इसे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, संविधान की प्रेरणा और प्राण है। संविधान की यह प्रेरणा और प्राण है। प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है, क्योंकि क्योंकि संविधान के सारे उपबंध प्रस्तावना से ही स्फूर्ति ग्रहण करते हैं, स्फूर्ति ग्रहण करते हैं। अगर आप इसे इंग्लिश में बोले तो आप ऐसा बोलेंगे, इट इज द इंस्पायरेशन एंड द लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्रियम्बल इटसेल्फ। आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आप तो हिंदी है, हम हिंदी मीडियम के हैं, तो हम इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम हिंदी में बोलेंगे और हिंदी में इसे लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, पहला पॉइंट आपने लिख लिया, संविधान प्रस्तावना संविधान का प्राण और आत्मा है, क्योंकि संविधान के सारे उपबंध प्रस्तावना से ही स्फूर्ति ग्रहण करते हैं। और दूसरा आप लिखेंगे, नूतन भावनाओं और संकल्पों का बोध कराती है। यह नूतन भावनाओं, नूतन यानी कि नए नए, यह नूतन भावनाओं और संकल्पों का बोध कराती है। ठीक है, क्या आपने देखा कि संविधान में लगभग लगभग सारा कुछ आ गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को प्रकट करती है। यह यानी कि प्रस्तावना जो है
संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को प्रकट करती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, प्रस्तावना में स्वाधीनता संघर्ष की संकल्पना का भारत है। प्रस्तावना में स्वाधीनता संघर्ष की कल्पना का भारत है और साथ ही भावी भारत का चित्रण भी है। भावी भारत का यानी कि जो भविष्य का भारत है उसका भी चित्रण इसमें किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, छठा भी लिखेंगे आप, इसी में है। पांचवा लिखेंगे पहले आप, प्रस्तावना पर किसी वाद या विचारधारा का प्रभाव नहीं है। प्रस्तावना पर किसी वाद या विचारधारा का प्रभाव नहीं है, यानी कि किसी एक विचारधारा का प्रभाव वहां नहीं दिखता। और आगे छठा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, भारतीय सामाजिक क्रांति के सूत्रधार, भारतीय सामाजिक क्रांति के सूत्रधार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, आज हमने लगभग संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान के जो मुद्दे हैं और संविधान को लगभग समाप्त कर दिया है। अगर कोई मुद्दा बचा है तो और देख लेंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता। अब हम सीधा पॉलिटी पर आ जाएंगे और उसे साथ लेते हुए चलेंगे। और मेरे साथ आप सब एक बार जरूर संविधान की जो प्रस्तावना है उसे आप बोलेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। आपको ये लेक्चर सभी के साथ शेयर करना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए जरूर शेयर करना है और उनसे सब्सक्राइब कराना है। अच्छी बातें, अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त जल्दी से समझ नहीं आते। अगर एक बार में लेक्चर समझ नहीं आता तो दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर और बार बार देखें। मेरा 100% गारंटी है लेक्चर आपको समझ आएगा, ठीक है। और इससे बेहतर लेक्चर पूरे यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, आप करें, मैं अपना कार्य करता रहूंगा। नमस्कार।